हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो डीएसएसबी टीजीटी सोशल साइंस की तैयारी कर रहे हैं। इसमें भी हम इकोनॉमिक सेक्शन को कर रहे हैं और पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान कर रहे हैं, जिसमें हम 9 5 ईयर प्लान कर चुके हैं। फर्स्ट 5 ईयर प्लान से लेके 9 5 ईयर प्लान तक। तो आज हम देखेंगे 8 5 ईयर प्लान तक कर चुके हैं। आज हम देखेंगे 9वीं पंचवर्षीय योजना। तो जो नाइन्थ नंबर की 9वीं नंबर की पंचवर्षीय योजना थी, 5 ईयर प्लानिंग थी। इसका टाइम पीरियड था 1997 से लेके 2002 तक। ठीक है। तो इसमें एक तो लक्ष्य रखा जाता है 6.5% का। ठीक है, जो हमारे गवर्नमेंट के द्वारा फोकस करा गया था कि इतना हमें अचीव करना है। जो ग्रोथ रेट है वो 6.5% की हमें अचीव करनी है। लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा जो ग्रोथ रेट है वो 5.5% को अचीव किया जाता है। 5.5%। तो बहुत सफल नहीं रही ये योजना। इस टाइम पे हमारे प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी थे। प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, बहुत ही बड़ा नाम है अपने आप में। और ये भारतीय जनता पार्टी के लीडर थे, बहुत बड़े लीडर थे। कारगिल वॉर भी होता है 1999 में। और कारगिल एक चोटी है हमारे जम्मू और कश्मीर जो लद्दाख क्षेत्र है, वहाँ पे कारगिल नामक एक चोटी है। उस वाले पहाड़ को क्या कर दिया था कि जो पाकिस्तानी सैनिक है वो चोरी छिपे वहाँ पे आते हैं और अपना झंडा वहाँ पे लगा देते हैं। तो बाद में कारगिल का वॉर होता है 1999 में। ठीक है, और फिर हम लोग उनको हरा देते हैं पाकिस्तान का। तो सबसे पहला इंडिया और पाकिस्तान का वॉर तो आज़ादी के तुरंत बाद होता है, जब पाकिस्तानी सैनिक आकर हमारे कश्मीर में क्या करते हैं, वहाँ पे जो राजा हरी सिंह होता है उनकी गवर्नमेंट को हटाने के लिए वहाँ पे हमला कर देते हैं। ठीक है, तो फिर हमारे जो यहाँ के गृह मंत्री होते हैं कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो क्या करते हैं, सेना को भेजते हैं। तुरंत उसके बाद हम लोग क्या है वो वहाँ पे जीत जाते हैं। फिर उसके बाद 1965 में पहला दूसरा युद्ध होता है पाकिस्तान से। ठीक है, फिर 1971 में एक वॉर होता है पाकिस्तान से। फिर 1999 में ये वॉर होता है पाकिस्तान से। हर वॉर में पाकिस्तान को हारना पड़ता है, फिर भी पाकिस्तान मानता नहीं है। तो फिर अब आगे देखेंगे ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी। फोकस था इस वाली योजना का। 9वीं नंबर की जो पंचवर्षीय योजना थी उसका फोकस था कि ग्रोथ विद सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय के साथ विकास, एंड इक्वलिटी एंड समानता। ठीक है, सामाजिक न्याय व समानता के साथ वृद्धि, कि सभी को समाज में क्या दिया जाए, सभी के साथ न्याय हो, समानता के साथ क्या हो, विकास हो सबका। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक इलीट क्लास का जो अमीर वर्ग है उन्हीं का ही विकास हो रहा है। कृषि व ग्रामीण विकास हो, कृषि व ग्रामीण विकास। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक योजना है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, जिसमें उन्होंने क्या करा कि जो डिस्ट्रिक्ट की रोड होती है, हर राज्य में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट होते हैं, तो एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत सारे ब्लॉक होते हैं, ब्लॉकों के अंदर बहुत सारे गांव होते हैं। तो जितने भी गांव हैं उन गाँव की रोडों को मेन ब्लॉक के रोड के द्वारा जोड़ना, और उनको किससे जोड़ना, जो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट रोड है। ठीक है, ताकि जो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है लोगों का जो वो है वो बहुत बेहतर हो जाए, और कम से कम ग्रामीण क्षेत्र के लोग क्या हैं अपनी फसल को बेचने के लिए मंडियों तक आसानी से आ पाए, वहाँ के लोग स्कूल कॉलेज आसानी से जा पाएँ। क्योंकि पहले सड़कें नहीं थी ग्रामीण क्षेत्र में, सिर्फ ये शहरों क्षेत्रों तक सीमित थी। लेकिन प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना अपने आप में एक बहुत बड़ी योजना, बहुत सफल योजना रही है, जिसके द्वारा भारत के गांव गांव तक क्या गई है, रोड गई है। ठीक है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना गांव तक रोड गई है और आज भी जा रही है। खुद हमारे उत्तराखंड में बहुत सारी रोडें प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अकॉर्डिंग बनी है। ठीक है, अब हम देखते हैं विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम में 1999 में आता है कि जो विदेशी मुद्रा है, फॉरेन एक्सचेंज, जो फॉरेन एक्सचेंज है या फॉरेन जो मुद्रा है, ठीक है, उसका प्रबंधन के लिए भी एक एक्ट लाया गया था 1999 में। तो कुल मिला के ये चीज़ें किस में थी, 9 5 ईयर प्लान में। अब हम देखेंगे 10 5 ईयर प्लान। 10वीं पंचवर्षीय योजना लगभग खत्म होने वाली है, इसके बाद तो पंचवर्षीय योजना हमारी खत्म हो जाएगी। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना जो थी वो 2002 से लेके और 07 तक थी, 2002 से लेके 2007 तक। अब हम लक्ष्य देखते हैं, 8% का लक्ष्य था और एक्चुअल ग्रोथ रेट थी 7.6%। 8% का लक्ष्य, एक्चुअल ग्रोथ रेट थी 7.6%। ठीक है, तो कुल मिला के ये भी क्या थी, सफल योजना थी। इसका फोकस क्या था, समावेशी एवं समान क्षेत्रीय समान विकास। ठीक है, समावेशी एवं समान विकास और क्षेत्रीय असमानता को दूर करना, इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इक्विटेबल डेवलपमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इक्विटेबल डेवलपमेंट
और क्षेत्रीय असमानता को दूर करना, रिड्यूस रीजनल इनइक्वालिटी, रिड्यूस रीजनल इनइक्वालिटी, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 में आता है, कंपटीशन एक्ट, प्रतिस्पर्धा अधिनियम। राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई भी 2005 में आता है, ठीक है। तो जो आरटीआई है 2005 में आता है, इस टाइम पे जिस टाइम पे 9वीं पंचवर्षीय योजना, 10वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी, तो राइट टू इन्फॉर्मेशन के द्वारा हम क्या होते हैं, जो गवर्नमेंट के ऑफिसर होते हैं या जो गवर्नमेंट योजनाएं होती हैं, तो उनके बारे में हम क्या जानकारी ले सकते हैं उनसे, कि इस विद्यालय में कितने टीचरों की रिक्तियाँ, जैसा अगर हम एक विद्यालय के लें तो हम प्रिंसिपल पे आरटीआई फाइल कर सकते हैं, उससे हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि इस विद्यालय में कितने अध्यापक कार्यरत हैं, कितनी वैकेंसी खाली है, किसी डिपार्टमेंट को भी हम एक कर सकते हैं। लेकिन कुछ विभाग ऐसे हैं, खुफिया विभाग, जहाँ पर आरटीआई का हम यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे जो गवर्नमेंट के जो हमारे खुफिया तंत्र है, ठीक है, इंटेलिजेंस ब्यूरो हो गया, सीबीआई, रॉ, ठीक है, इन सबको हम ये इसके दायरे में नहीं आती है। तो आगे हम देखेंगे राइट टू इन्फॉर्मेशन, आरटीआई जिसको बोलते हैं 2005 में आता है, ठीक है। और एक होता है राइट टू एजुकेशन, आरटीई, जो कि 2009 में आएगा बाद में, ठीक है। तो अरविंद केजरीवाल की इसमें बड़ी भूमिका है, बताते हैं आरटीआई में, राइट टू इन्फॉर्मेशन में। 86वां अमेंडमेंट संविधान संशोधन के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशनल के द्वारा, ठीक है, अमेंडमेंट के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 2002 में राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट बनता है। जो राइट टू एजुकेशन होता है वो इससे पहले 2002 से पहले क्या नहीं था, हमारा मौलिक अधिकार नहीं था, लेकिन 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 2002 में राइट टू एजुकेशन, ठीक है, बिकम अ राइट टू, जो हमारा क्या है, फंडामेंटल राइट है, इट बिकम फंडामेंटल राइट, जो राइट टू एजुकेशन होता है। और आर्टिकल 21A में इसको रखा जाता है, आर्टिकल 21A, ठीक है। आर्टिकल 21 तो हमारा जीवन की स्वतंत्रता से संबंधित है, यह आर्टिकल 21A में इसको रखा जाता है। इसके अलावा नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट आता है 2005 में, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है, 2000, नरेगा जिसको बोलते हैं हम, नरेगा, बाद में इसका नाम हो जाता है मनरेगा, महात्मा गांधी, इसमें महात्मा शब्द जुड़ जाता है, तो ठीक है। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 में आता है। 2002 से 2007 अटल के द्वारा प्लान शुरू किया गया था, बाद में मनमोहन जी पीएम बने और मनमोहन जी ने इसका नाम रख दिया था मनरेगा, ठीक है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। देखिए मनरेगा जो योजना थी ये 2005 में लाई गई थी अटल जी के द्वारा, और बाद में इसको मनमोहन सिंह ने इसका नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया था। और इस योजना की मुख्य विशेषता, फीचर ये है कि इसमें ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं उनको कम से कम 100 डेज़ की गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि उनको वर्क देना ही देना है ग्रामीण क्षेत्रों में, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में, जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रूरल एरिया में। और साथ में अगर गवर्नमेंट 100 दिन का उनको रोजगार नहीं दे पाती तो गवर्नमेंट इसके बदले उनको क्या देगी, वेजेस देगी, अनएम्प्लॉयमेंट वेजेस देगी, जिसको बोलते हैं बेरोजगारी भत्ता, ठीक है। वेजेस का मतलब होता है प्रतिदिन की जो वेतन होता है, ठीक है। तो ये मनरेगा की ये बात मनरेगा के बारे में बताई गई है। और आज के टाइम में अगर हम राज्यों की बात करें तो भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8 यूनियन टेरिटरी हैं। तो अलग अलग जितने भी राज्य हैं उनके ग्रामीण क्षेत्रों में अगर हम अलग अलग राज्य की बात करें तो हर किसी ने अपना मनरेगा का जो वेतन है, डेली का वेजेस है, वो अलग अलग है। हरियाणा में शायद अलग है, उत्तराखंड में अलग है, यूपी में अलग है, तो हर राज्य ने अलग अलग कर रखा है। आप इसको ऑनलाइन भी देख सकते हो कि कौन से राज्य सबसे ज़्यादा मनरेगा का वेतन देता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे 11th और 12th 5 ईयर प्लान, इसके बाद हमारा 5 ईयर प्लान खत्म हो जाएगा, वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो, अपना फीडबैक दे सकते हो। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, हैव अ गुड डे।